हेलो एवरीवन। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट ऑफ वाले में टू masses small m and capital M are attached to the string as shown in figure. If the system is in equilibrium then तो हमारे पास ये पूछा है कि ये इसका थीटा का टेंजेंशियस ऑफ कितना हो गया, टेन थीटा ऑफ वैल्यूएशंस इसकी कितनी होगी टेंजेंट ऑफ वाले में। ठीक है, तो इसके टेन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी टेन थीटा की वैल्यू ऑफ कितनी होगी। ठीक, और बॉडी किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। अगर ऐसी कंडीशंस पे आता है तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक ब्लॉक ऑफ है जिसके मास ऑफ कितना है, यहाँ पर से स्मॉल ऑफ एम है, और ये कैसा हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये ब्लॉक कैसा है, इस एक स्ट्रिंग के थ्रू ऐसे हॉरिजॉन्टल ऑफ सरफेस पे ऐसे अटैच है, और एक दूसरी ऑफ स्ट्रिंग है, एक इस तरह से है, दूसरी ऑफ इस तरह से है। दोनों हॉरिजॉन्टल से कितने ऑफ एंगल पे प्रेजेंट है, 45 डिग्री और 45 डिग्री पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए अगर आप बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग पे दो टेंशन, अगर इस पे देखोगे तो आप पुलिंग ऑफ नेचर इस डायरेक्शन में, और इस पे इसके रिस्पेक्ट में जब देख रहे हो तो इस स्ट्रिंग में पुलिंग ऑफ नेचर इस डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, अब एक्चुअल में जैसे यहाँ से, तो अगर मैं ये बात करूं कि अगर मैं यहाँ पर से टेंशन ऑफ फोर्सेस की बात करूं कि ये T1 है और दूसरा कौन सा है, T2 है, तो अगर मैं इसे T1 कंसीडर करता हूं और इसे T2 कहता हूं तो ये ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट इसके कौन से हो गए, T1 cos 45 डिग्री, और ये अप डायरेक्शन ऑफ में कौन सा चला गया, ये T1 sin 45 डिग्री। अब एक्चुअल में क्या है कि 45 डिग्री है, तो हमें ये खुद ही समझने की जरूरत है कि जितना टेंशन यहाँ पे होगा उतना ही टेंशन यहाँ पे होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूँ, एग्जाम में आप इस पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, कितना हुआ हमारे पास, T2 cos 45 डिग्री, और यहाँ पर से इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा हो गया, T2 sin 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि T1 को अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल ऑफ फोर्सेस अगर बात करूं कि इक्विलिब्रियम में, तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल ऑफ फोर्सेस का समेशन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो ये कितना हुआ, T2 cos 45 की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वो किसके इक्वल होगी, T1 cos 45 डिग्री के इक्वल होगी। तो आप देखो ये cos 45 और cos 45 को कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू एक्चुअल में किसके इक्वल हो गई, T1 के इक्वल हो गई। तो अब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो ये m ऑफ स्मॉल m पे एक ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्सेस भी लग रहा होगा जो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसके वर्टिकल ऑफ फोर्सेस की समेशन की बात करूं तो वो भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपको मालूम है T1 और T2 दोनों कैसे इक्वल हैं, तो मतलब ये कितने हो जाएंगे, 2t sin 45 डिग्री मैं इसे लिख सकता हूं। ठीक है, उसके नेक्स्ट ऑफ फॉरवर्ड में अगर ये T2 sin ऑफ 45 डिग्री हो गया है तो आपको ये मालूम है कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए। तो इस स्ट्रिंग में ये टेंशन की वैल्यू कितनी है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। जैसे आपको ये मालूम है कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इज इक्वल टू mg हो गया, तो आप ये जानते हो ये √2 इससे कैंसिल आउट होगा, तो एक √2 बच जाएगा यहाँ पे। तो टेंशन की जो वैल्यू एक्चुअल में आई है वो कितनी आ जाएगी, mg/√2 हो जाएगा। यही टेंशन ऑफ T जो है, ये दोनों प्लेसेस पे सेम है, तो यही T1 की वैल्यू होगी और यही किसकी होगी, T2 की होगी। अब मैं इस पॉइंट पे आऊं, ये भी तो इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट ऑफ ऐसा है, और इस हॉरिजॉन्टल वाले में ये वर्टिकल ऑफ डायरेक्शंस पे एक मास है कैपिटल M, इस पे एक ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल mg के इक्वल होगी। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखो तो अगर यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं तो ये वाली ऑफ लाइन पे जितना ऑफ एंगल ये 45 डिग्री है, अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड करो तो उतना ही एंगल ये भी तो होगा 45 डिग्री। तो अगर ये कहा जाए कि ये ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर से थीटा ऑफ एंगल ये कितना ड्रॉ कर रही होगी, 45 डिग्री, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टेंशन ऑफ इधर था, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टेंशन अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन पे होगा, तो यहाँ पे सेम ऑफ टेंशन ऑफ हुआ कौन सा, T1। किसी भी पॉइंट ऑफ के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमेशा टेंशन ऑफ फोर्सेस पुलिंग नेचर का होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा ऑफ टेंशन ये है, इस पे टेंशन ऑफ आ रहा होगा T3, इस पॉइंट
स्पीड में T3 इस डायरेक्शन पे होगा और जो कि कितने ऑफ एंगल पे प्रेजेंट है, थीटा ऑफ एंगल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ आपके पास कितनी हो गई, यहाँ से ये T3 हो गया। ठीक, अब इस T3 के दो कंपोनेंट को दिखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, जहां से आपको पता चला कि वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गया T3 cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर ऑफ आपके पास कितना हो गया T3 sin थीटा। और एकदम सिमिलर ऑफ यहाँ पर अगर बात करिए तो ये T1 के भी दो कंपोनेंट दिखेंगे, एक हो गया T1 cos 45 डिग्री, कौन सा हो गया T1 cos 45 डिग्री। अब दूसरा ऑफ मेरे पास इस डायरेक्शन पे दिखेगा जिसकी वैल्यू ऑफ हो गई T1 sin 45 डिग्री। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन ये कहता है कि ये बॉडी ऑफ किसमें इक्विलिब्रियम में है, समेशन ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल की वैल्यू 0 की इक्वल होगी, मतलब लेफ्ट साइड का फोर्सेस इज इक्वल टू राइट साइड का फोर्सेस हो गया। तो आप अगर यहाँ से T3 की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा T1 cos 45 डिग्री, कौन सा T1 cos 45 डिग्री, और इधर का cos थीटा सेकंड साइड हो जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा T1 cos 45, सॉरी T3 की वैल्यू आएगी T1 into cos 45 अपॉन cos, सॉरी cos 45 नहीं, सॉरी ये cos थीटा है, ये ध्यान से कर गया, ये T3 cos थीटा है, ये इस साइड आएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा T1 cos 45 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये T3 की वैल्यू आपको मिली। अब इसी तरह से सिमिलर रो क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट भी बैलेंस है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स का समेशन भी 0 है, तो वर्टिकल और जो भी फोर्सेस है वो वैल्यू इक्वल होगी किसके, हॉरिजॉन्टल ऑफ फोर्सेस की। तो हॉरिजॉन्टल ऑफ फोर्स हमारे पास कितना है, अगर आप यहाँ से देखिए ये बोल रहा है T sin 45 डिग्री प्लस तो कितना हो गया mg हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। T3 की वैल्यू आपके पास है T1 के फॉर्मेट में T1 cos 45 अपॉन cos थीटा, तो बस इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। देखिए ये कितना हुआ हमारे पास, देखते हैं ये कितना है हमारे पास T3 sin थीटा, जो लास्ट में इक्वेशन आया है वो कौन सा है T1 cos 45 डिग्री प्लस ऑफ कितना है कैपिटल mg, सॉरी ये 40 cos 45 नहीं, ये साइन ही होगा, ये T1 cos 45, यहाँ ये टेंशन ऑफ T है ना, यहाँ से अगर आप चाहो तो इसको T1 लिखना है, T1 लिख लो, T2 लिख लो, जो भी है सभी की वैल्यू ऑफ सेम, ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे T1, हम इसे T1 कंसीडर किए थे तो मैं इसे T1 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चल ये साइन मैं उसे एडिट कर देता हूँ, ये हमारे पास ये कितना है साइन T1 साइन 45। ठीक है, अब चलिए T3 की वैल्यू, T3 भी अननोन, T1 भी अननोन, लेकिन T1 अभी जस्ट वो पिछले फॉर्मेट में हमने फाइंड किया था इसी इक्वेशंस के, तो T1 की जो वैल्यू आई थी एक्चुअल में वो स्मॉल mg/√2 था और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, प्लस ऑफ ये आपके पास कितना हो गया कैपिटल ऑफ mg हो गया। T3 की वैल्यू अभी आप जस्ट कुछ देर पहले फाइंड किए हो, कितना फाइंड किए हो T1 cos 45 अपॉन कौन सा हो गया cos थीटा, और मल्टीप्लिकेशन पे यहाँ पे कौन सा चल रहा sin थीटा। तो T1 की वैल्यू अगर आप जस्ट इससे पहले वाले जो यहाँ पे पुट किए वही वैल्यू पुट कर दो तो mg/√2 और cos 45 की वैल्यू वापस से कितनी होती है 1/√2, और sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो गया mg/2 प्लस कैपिटल mg हो गया। अब आप देखिए तो ये मेरे पास कितना हो गया स्मॉल mg/2 इंटू कितना हो गया ये tan थीटा हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास स्मॉल mg/2 प्लस कैपिटल mg हो गया। अब क्वेश्चन में एक्चुअल में tan थीटा के फॉर्मेट में पूछा है तो इसे हम सेकेंड साइड लेके चलें, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो सेकेंड साइड दोनों टर्म में डिवाइड हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा
टू कैपिटल एम जी अपॉन ऑफ स्मॉल एम जी, और ये जी जी ऑफ कैंसिल आउट हो गया, मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू आपके पास एक्चुअल में आएगी वो 1 प्लस ऑफ टू कैपिटल एम अपॉन ऑफ स्मॉल एम आएगा। तो ये आपके पास वो करेक्ट है। ठीक, तो आप देखो ये ऑप्शंस ऑफ किस में मैच कर रहा है। तो यहाँ पर से हमें समझ में आया कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, ये ऑप्शंस में। बाकी सभी फॉर्मेट में, इस वाले में और इस वाले में सेम टाइप दिख रहा है, बट ऊपर ऑफ न्यूमरेटर में 2m है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कैसा, हमारे पास डिनोमिनेटर में स्मॉल m आया है। और इस वाले वो फॉर्मेट को आप देखिए तो इसमें कॉट थीटा है। ठीक है, तो कॉट थीटा वाले तो दोनों पहले ही कैंसिल, ये दोनों में से ये वाले में डिफरेंस और ये वाले में डिफरेंस ये है कि इसमें न्यूमरेटर में स्मॉल m है और इसमें डिनोमिनेटर में, हमारे आंसर में डिनोमिनेटर में है, हेंस ऑप्शन नंबर ऑफ ए विल बी करेक्ट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए फ्लेक्सिबल चेन ऑफ वेट कितना है W, हैंग बिटवीन टू फिक्स पॉइंट ए एंड बी। एक चैन है जिसका वेट ऑफ कितना है W है, दो फिक्स पॉइंट पे मेरे पास अटैच है, उसमें ए एंड बी है, बीच आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऐसे रखे हुए, दोनों ऑफ लेवल कैसे सेम ऑफ हॉरिजॉन्टल हैं ऐसे। ठीक, the inclinations of chain with the horizontal at both the point of supported is theta है। what is the tension of the chain at the midpoint बोला है, कितना टेंशन ऑफ चेन में कितना होगा वो भी उसके मिड ऑफ पॉइंट पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ पोर्शंस आपको ये समझने की जरूरत है कि देखिए जैसे अगर यहाँ पर से है, किसी भी एक पॉइंट को आप ब्रेक कर लीजिए तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये वैल्यूएशंस होगी कितनी और कैसे दिख रही होगी हमें। तो इसके मिड ऑफ पॉइंट पे हमारे पास टेंशन कितना होगा, सिर्फ यही चीज तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, उसके सिवा और कोई फॉर्मेट से उसको कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में जैसे ये ट्रेन है, मतलब चेन है, ये कुछ इस तरह से ऑफ अटैच है इस पोर्शन से, और ये ऑफ इस तरह से अटैच है। इसका वेट ऑफ कितना है, W है। तो एक्चुअल में हम इसे कैसे कर रहे हैं, ब्रेक ऑफ कनेक्ट। जैसे इस पॉइंट पे ये स्ट्रिंग ऑफ बंधी होगी, तो इस पॉइंट पे भी अगर हम टेंशन ऑफ देखें तो हमें टेंशन ऑफ इस वाले चैन के इस वेट के पॉइंट के कारण हो दो तरह से दिखना स्टार्ट होगा। इस मिड पॉइंट पे बोला है, तो अगर मैं इसे बीच ऑफ पोर्शन से कट करूं तो ये वेट ऑफ टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये चैन का वेट है। एक्चुअल में हम लोगों को ये देखना स्टार्ट है कि ये W ऑफ जो डाउन साइड है ये किसका है, वेट ऑफ चैन है, जो कि किस डायरेक्शन पे है, W है, वेट की बात कर रहा है। तो अगर चैन को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया तो इसका वेट ऑफ कितना होगा, W बाय ऑफ टू। ये किस साइड होगा, डाउन साइड ऑफ हो जाएगा। किस साइड हो जाएगा, डाउन साइड ऑफ हो जाएगा। अब ये चीज आप देखिए कि हॉरिजॉन्टल से कितने ऑफ एंगल पे प्रेजेंट है, थीटा। तो इस पॉइंट पे ऑफ एक टेंशन ऑफ फोर्सेस लग रहा होगा, अगर यहाँ से आप देखो तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, जिसमें टेंशन की डायरेक्शन ऑफ इस तरह है, और ये यहाँ से कितने ऑफ एंगल पे, थीटा पे है। तो इसके दो कंपोनेंट आपको दिखेंगे, इस डायरेक्शन में हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब सिमिलर ऑफ फॉर्मेट अगर मैं बात करूं इस वेट ऑफ W से देखूं, तो ये पोर्शंस के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, ये वाले पोर्शंस, तो इसका हाफ पोर्शन इसको इधर पुल कर रहा होगा और एक पोर्शन ऑफ इस साइड ऑफ पुल कर रहा होगा। तो यहां से यहां तक चैन का वेट ऑफ मेरे पास W/2 है, लेकिन इस एंड पे कौन सा वेट होगा उससे हमें क्या पता। लेकिन बस हमें ये चीज मालूम है कि इस वाले पॉइंट का ही टेंशन फोर्सेस हमें चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए अगर इक्विलिब्रियम में है तो टी cos थीटा की वैल्यू ऑफ टी डैश के इक्वल हो जाएगी, और वर्टिकल ऑफ कंपोनेंट ऑफ की वैल्यू ऑफ किसके इक्वल हो जाएगी, W/2 के इक्वल हो जाएगी। तो हमें टी डैश की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, टी डैश की वैल्यू पूछा है। तो आप इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर ऑफ सेकेंड है, दोनों को अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये दिखेगा टेंशन ऑफ टेंशन कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, W/2 इंटू कितना हो गया, कॉट थीटा हो गया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन ऑफ बनना स्टार्ट हो रहा है कि W/2 इंटू कितना हो गया, कॉट थीटा हो गया। ये किसकी वैल्यूएशन से हमारे फॉर्मेट में,
ये हमारे टेंशन की वैल्यू है, किसकी, टेंशन ऑफ, और वो भी किस पॉइंट की, मिड पॉइंट की। कौन से पॉइंट की, मिड पॉइंट की। अगर मैं जैसे इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं, इस मिड पॉइंट पे एक टेंशन ऑफ इस साइड लग रहा होगा, बहुत से लोगों को सिर्फ इस हाफ पोर्शन पे प्रॉब्लम होती है। देखिए आप इस पूरे ऑफ टेंशन की बात करिए तो इस वाले पॉइंट के कारण यहाँ पे अगर इस वेट के कारण आप देखिए तो टेंशन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ऐसे है, थीटा ऑफ एंगल, और इस वाले पोर्शंस पे ये हाफ ऑफ वेट के कारण भी तो इधर टेंशन ऑफ लग रहा होगा ना, तो वो टी डेस है मिड पॉइंट। और जब अगर आप यही कैलकुलेशन सिमिलर हो इस साइड से करते तो ये W2 होता। अब इसको आधा मास तो इस साइड ऑफ खींच रहा होगा तो ये टी डैश हो जाता। बट सेम ऑफ अमाउंट ऑफ टेंशन ऑफ फोर्सेस ये भी ग्राउंड पे लगाता क्योंकि एंगल भी सेम है और कैसा है मेरे पास, वेट भी हाफ है। ठीक, तो चाहे आप किसी भी साइड से कैलकुलेट करते आंसर दोनों साइड से कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है कि जैसा ए वीट कैन बी हैंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फोर वेज बाय स्ट्रिंग ऑफ सेम टाइप की स्ट्रिंग है और फोर वे से मतलब इसे क्या किया गया है, हैंग किया गया है। इन विच केस इज द स्ट्रिंग मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। तो वो ये बोल रहा है कि किस केसेस में स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आप एक चीज जानते हो कि स्ट्रिंग ऑफ तभी ब्रेक होगी, जैसे अगर मैं ये कहूं कि सभी ऑफ केसेस में मैं एक ऑफ ऐसे वर्टिकल ऑफ लाइन ड्रॉ करता हूं और सभी में ऑफ थीटा ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में ये सभी ऑफ में आप पैसे ले आइए और थीटा को ड्रॉ करते चले जाइए। ठीक है, ऐसा अगर आप यहां पर देखिए तो इस वाले में टेंशन ऑफ फोर्सेस सिर्फ एक ऊपर की डायरेक्शंस पे है। ठीक है, अब आप ये जानते हो कि अगर मैं इसमें टेंशन ऑफ की बात करूं और इसमें करूं तो इस सभी ऑफ फॉर्मेट में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि स्ट्रिंग के अलग अलग ऑफ फॉर्मेट में अलग अलग ऑफ अमाउंट का टेंशन लग रहा होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अलग स्ट्रिंग का टेंशन आएगा, यहाँ पे अलग ऑफ आएगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो मेरे पास टेंशन बॉडी की वेट को डिपेंड किस वाले केसेस में करेगा कि वर्टिकल डायरेक्शंस पे कितना ऑफ मेरे पास है। जैसे मैं इस वाले केसेस की बात करूं, एक इस तरह से एक एंगल ऑफ इस तरह से, ये अगर मैं इस वाले की बात करूं बी वाले से मैं स्टार्ट करूं, ठीक है, इसका टेंशन आपको दिख रहा है कि इसका टेंशन ऑफ आपके पास किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इस वाली केसेस बोलूं तो ये थीटा 1 है और इसके बाजू वाला कौन सा है, थीटा 2। आपको दिखेगा थीटा 1 की वैल्यू लेस देन ऑफ है और थीटा 2 कैसा है, ज्यादा है। अगर मैं इसके टेंशन के भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक T1 होगा एक T2 होगा। अब दूसरी वाली केसेस में अगर देखो तो आप इसके दो कंपोनेंट निकालोगे, एक होगा T1, अगर इस डायरेक्शन पे बात की तो ये T1 कौन सा हो जाएगा, cos थीटा 1, और इसकी देर जब देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, T2 cos थीटा 2। अब इसी तरह से सिमिलर अगर इस पे देखिए तो ये स्ट्रिंग लगभग लगभग आपको इक्वल ऑफ एंगल्स के साथ दिख रही होगी। तो अगर ये भी थीटा हुआ और ये भी थीटा हुआ, ये भी t cos थीटा दिख रहा है और ये भी t cos थीटा इस डायरेक्शन में दिखाएगा। अगर एंगल सेम है तो जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन से जो 21 नंबर का क्वेश्चन था उसमें आप देखे हो कि अगर एंगल ऑफ सेम है तो टेंशन भी सेम पहुंचेगा। तो ये कितना हुआ, t cos थीटा, और इसका भी t cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा, और वेट हो जाएगा, इसमें वेट जो होगा वो 2t cos थीटा होगा। और आपको दिख रहा है ये तीनों में से एंगल इसी में ऑफ सबसे ज्यादा ऑफ दिख रहा है वाले में। तो आप एक चीज ऑफ मानने की कोशिश करो कि इस वाले अमाउंट का वेट ऑफ सबसे ज्यादा ऑफ टेंशन होगा, क्योंकि दोनों ऑफ ज्यादा एंगल्स पे आ तो रहे वाले में जो भी है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये एंगल मेरे पास कैसा है, ज्यादा ऑफ दिखा रहा है। लेकिन आप एक चीज देखना स्टार्ट करो कि हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ एंगल इनका कैसा है, कम है। अब ये इस डायरेक्शन पे और एक ये इस डायरेक्शन पे आएगा, तो इन वाले केसेस में स्ट्रिंग मोस्ट लाइकली टू ब्रेक जिसमें टेंशन का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में सबसे ज्यादा आपको टेंशन दिखेगा। इसमें वेट की वैल्यू 2t cos थीटा के इक्वल है और इसमें टू डिफरेंट ऑफ थीटा है, एक थीटा कम है और एक थीटा ऑफ ज्यादा है। इस वाले अमाउंट में ऑफ मेरे पास कैसा है
कि इस वाले ऑफ अमाउंट में जो टेंशन ऑफ फोर्सेस है स्ट्रिंग के दोनों पोर्शंस पे आप देखिए फिर एक कम है एक ऑफ ज्यादा है। इस वाले फॉर्मेट में बात करिए तो टेंशन सिर्फ डब्ल्यू के इक्वल, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो ये टेंशन जो है वो 2 टाइम्स ऑफ के इक्वल है। वेट जो है यहाँ पे जो फील हो रहा होगा टेंशन आपको वो कितना टाइम्स होगा 2 टाइम्स ऑफ। अब आपको ये लग रहा होगा ये ऑप्शन ऑफ रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ, लेकिन आपको जिसमें टेंशन ज्यादा होगा उसमें ब्रेक होने के चांसेस उतना ही ज्यादा होगा। आप टेंशन फाइंड करो, ये कितना हुआ W/2 cos थीटा। और आप देखो इसमें थीटा की वैल्यू अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन से देखो तो धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है। ज्यादा ऑफ स्प्लेक्स है, ये ज्यादा ऑफ इस तरह से फैला हुआ है। अगर ये ज्यादा ऑफ है तो इसमें अगर यहाँ पर से वर्टिकल से देखिए तो थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, और थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपको मालूम है कि cos थीटा की वैल्यू ऑफ मेरे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे आपको ये मालूम है कि cos की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो ये 1 है, तो ये कंडीशन है। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखो तो cos की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही होगी, मोर देन ऑफ थीटा आ रही, मतलब मोर देन ऑफ 0 आ रही है। और जितना ज्यादा cos की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मैं cos किसकी बात करूं 60 की बात करूं तो ये कितना होता है cos 60 की वैल्यू ऑफ 1/2 होती है, मतलब 0.5 होता है। और डिनोमिनेटर जितना स्मॉल होगा रिजल्टेंट ऑफ उतना ही बढ़ के आएगा। तो इस केसेस में टेंशन सबसे ज्यादा आएगा, और इन सभी केसेस में टेंशन ओ कम आएगा, क्योंकि किसी न किसी एक का थीटा का वैल्यू ओ कम है, और जिसके थीटा की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन से कम है उसका टेंशन ऑफ अमाउंट भी कम होगा। सबसे कम ऑफ अगर टेंशन पूछा होता क्वेश्चन में तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए होता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल है, 2t के इक्वल है। इस वाले में जो टेंशन होगा वो W/2 के इक्वल होगा। यहाँ पे वेट W2t की इक्वल है तो टेंशन जो होगा वो वेट का हाफ होगा। लेकिन यहाँ टेंशन सो वेट के हाफ से भी वो ज्यादा बढ़ते जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू में गलती से भी 60 डिग्री लेता हूँ तो ये मेरे पास डायरेक्टली ऑफ वेट के इक्वल हो जाएगा, और ब्रेक होने की चांसेस या सबसे ज्यादा ऑफ टेंशन इस वाले पॉइंट पे होगा। और अगर स्ट्रिंग और ज्यादा आपको ब्रेक करना है तो आप मेरे पास थीटा की वैल्यू ऑफ 90 डिग्री ले लीजिए, उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा ब्रेक होने के चांसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 23 के बाद 24 में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक स्टंट मैन है। कौन सा मैन है हमारे पास, स्टंट मैन है। जंप हिच कार ओवर एक अच्छा कार्टर एज सोन नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस है। एक स्टंट मैन है, जैसे ये रहा है, अगर आप कभी धमाल मूवी देखे हो तो इस तरह से 2 ब्रिज है, उसको इस पोर्शन से क्रॉस करके इस पोर्शन तक जाना है। ठीक है, बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए लेने जाना है हमने। ठीक है, तो एक एजम्पशन शो करते हैं कि मेरे पास एक स्टंट मैन है जो जंप कर रहा है हिच कार ओवर एक कार्टर एज सोन इन फिगर। नेग्लेक्टिंग एयर ऑफ रेजिस्टेंस को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो वो बोल रहा है कि ड्यूरिंग द होल फ्लाइट हिट द ड्राइवर एक्सपीरियंस वेटलेस। ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि जब भी केसेस में उसे कोई भी ऑफ सरफेस नहीं मिलेगा, एक ही चीज अप्लाई हो रही होगी, वेट ऑफ मेरे पास कैसा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण उसे एक mg ऑफ फोर्स डाउन साइड ऑफ अप्लाई हो रहा होगा, बट कोई भी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अप्लाई नहीं होगा। और आपको मालूम है किसी बॉडी का कितना ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस होता है, वही उस बॉडी के वेट को डिफाइन करता है। अगर यहाँ नॉर्मल रिएक्शंस नहीं है तो उसे एकदम फ्री ऑफ फॉलिंग वाली कंडीशंस ऑफ फील होगी। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट है, जबकि केसेस में एयर रेजिस्टेंस 0 है। दूसरे में क्या बोला, ड्यूरिंग द होल फ्लाइट द ड्राइवर नेवर एक्सपीरियंस वेटलेस। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ जब तक उससे नहीं मिलेगा, जब तक वो ग्राउंड ऑफ सरफेस नहीं मिलेगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो वेटलेस ऑफ फील ऐसा वेट के साथ तो फील कर ही नहीं सकता, वो वेटलेस ही फील करेगा। तीसरा क्या है, ड्यूरिंग द होल फ्लाइट द ड्राइवर एक्सपीरियंस वेटलेस ओनली एट द हाईएस्ट पॉइंट। ना ना भैया, जैसे वो सरफेस छोड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन वैसे ही वो 0 हो जाएगा। कभी भी कोई तरह का भी सरफेस हो, अगर वो जैसे ही सरफेस को छोड़ दिया, आप चुपचाप उसका एक फोर्स ऑफ 0 करो, वो फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, फोर्थ ऑफ कौन सा, द अपेरेंट वेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग अपवर्ड जनरेशन। अरे भाई नॉर्मल रिएक्शन हो ही नहीं रहा है तो वेट ऑफ कहां से आएगा, मतलब एक ही पोर्शन ऑफ है और 24 का ऑप्शन नंबर ऑफ ए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हम लोग। चलिए 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 26 और 27 सेम ऑफ डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस है।
कॉमन डाटा क्वेश्चन है। कॉमन डाटा क्वेश्चन एक तरह से ऐसा होता है कि जितना बेस्ट अप्रोच आप पहले वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे उतना बेस्ट ऑफ उसका रिजल्ट आगे वाले फॉर्मेट में आना स्टार्ट करता है। ठीक है, चलिए आपको पहले क्वेश्चन से जगते रहना है और बढ़िया ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फील करना है। ठीक है, चलते देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। एक पार्टिकल है, कौन सा है हमारे पास, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम है। एक पार्टिकल का मास स्मॉल एम है। इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन एक्स एक्सिस, ए फोर्स एफ act on the particle F always point towards the position labeled E। मतलब एक फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है जो हमेशा ऑफ पॉइंट से किसी भी ऑफ डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट मूव करे हमेशा उसकी डायरेक्शन ऑफ किस डायरेक्शन में होगी, ई की डायरेक्शंस पे होगा। क्वेश्चंस के कहने का मतलब ऑफ ये है। एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से फील करना, क्योंकि हालांकि अभी प्रॉब्लम्स होगी लेकिन जैसे ही आप एसएचएम पढ़ोगे तो ये आपको ये समझ में आएगा कि सिंपल ऑसिलेशंस ऑफ मोशन की बात कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम है, कंस्टेंट टू मूव ऑन एक्स एक्सिस पे मूव करता है, उस पे एक फोर्स एक्ट होता है जो कि पार्टिकल पे F always point towards the position labeled E की डायरेक्शंस पे मूव करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द पार्टिकल इज द लेफ्ट ऑफ E, अगर पार्टिकल इस साइड है लेफ्ट ऑफ E, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द पार्टिकल इज टू द लेफ्ट ऑफ E, F पॉइंट टू द राइट। तो F पॉइंट ऑफ कैसा है, मतलब F कैसा है, अगर वो E साइड ऑफ अप्लाई, E के लेफ्ट साइड है तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो राइट साइड हो रहा होगा। ये तो हमारे पास क्वेश्चन में हमने पहले ही फाइंड कर लिया। ठीक है, अब कैसा बोल रहा है कि मेरे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट एक्सेप्टेड एट पॉइंट ई वेयर इट इज जीरो। बाकी जगह पे मेरे पास फोर्स की वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है, सिर्फ किस पॉइंट को छोड़ के, ई पॉइंट को छोड़ के। ई पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी हो गई है, जीरो हो गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है द सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल, F is the net force acting on the particle। अब सिस्टम कैसा हॉरिजॉन्टल है और उस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है। द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड ए डिस्टेंस a हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन E से, कैसा, लेफ्ट की डायरेक्शन में, एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू जीरो से उसे क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। क्या बोल रहा है कि द सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल, सिस्टम कैसा हॉरिजॉन्टल में है, F इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल है, द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ a है, पार्टिकल यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन में गिवन है कि वो कितना है, a है, टूवर्ड लेफ्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन E एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू जीरो। यहां से जब रिलीज किया गया और रेस्ट पे है वो t इक्वल टू जीरो पे और वेलोसिटी कितनी है, जीरो पे है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मोशन। तो पीरियड ऑफ मोशन कितना होगा, तो आपको एक चीज मालूम है कि ये वाली केसेस में ऑब्जेक्ट ऑफ में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि कैसा कांस्टेंट है। तो पहले ऑब्जेक्ट अपनी एक फर्स्ट ऑफ पोजीशन से चलेगा, इस वाली केसेस में फोर्स इसी डायरेक्शन में, किस पॉइंट तक, ई पॉइंट तक, इसी डायरेक्शन में। ये इनिशियल ऑफ वेलोसिटी जीरो से जाएगा और किसी वेलोसिटी को क्या करेगा, अचीव करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। अब जैसे वो ई पॉइंट से आगे जाएगा तो अब ये फोर्स इसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, डी एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा। और इधर भी फोर्स इधर है और इधर भी फोर्स इधर है, तो अगर सेम ऑफ अमाउंट का फोर्स मेरे पास अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो जब वो यहां से यहां तक आएगा और किसी अपनी वेलोसिटी ऑफ v1 को टच कर रहा होगा, तो उसके बाद सेम ऑफ फोर्स अप्लाई हो बट अपोजिट ऑफ डायरेक्शंस पे हो रहा हो, तो बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट इधर लिया होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ इस साइड लिया होगा। अब फिर उसके बाद जब यहाँ पे जाएगा तो सेम टाइम ड्यूरेशन पे ही जीरो होगा। अगर कभी किसी बॉडी पे अप्लाइड ऑफ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ सेम है, तो अगर मैं उसे रेस्ट से लेके जा रहा हूँ किसी ऑफ बॉडी को किसी पॉइंट तक किसी टाइम तक, या सिंपल से कहूं कि मैं एक बॉडी को रेस्ट से किसी ऑफ वेलोसिटी तक लेके जा रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ ए से, तो अब मैं क्या करूं कि उस टाइम तक मैं जितने टाइम तक ऑफ मैं उसे क्या किया हूं, जितने टाइम तक उसे एक्सेलरेट करके मैं v1 वेलोसिटी तक पहुंचाया, अगर अब मैं सेम ऑफ डी एक्सेलरेशन अप्लाई करूं तो उतने ही टाइम पे जाके वो रेस्ट पे आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से ऑफ यहाँ पहुंचा वो, ये फर्स्ट ऑफ पोजीशन से अब मिड पॉइंट ई में पहुंचा, फिर सेकंड में पहुंचा, फिर रिटर्न होगा ये थर्ड। और मेरे पास अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से ये यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा, तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से ई वाले पॉइंट तक पहुंचने में T1 टाइम लगा, ये T2 टाइम लगा, और फिर यहाँ से ये रिटर्न करेगा, ये T3 टाइम हुआ, और ये वापस जब यहाँ लौटेगा तो T4 टाइम होगा। यही हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मोशंस कहलाएगा, कि मतलब उसको एक कंप्लीट ऑफ ऑसिलेशंस या एक कंप्लीट ऑफ पाथ में जाके वापस ऑफ लौटने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सभी की वैल्यू ऑफ सेम होगी, T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, T3 की वैल्यू और T4, ये सभी ऑफ सेम होगा T के इक्वल। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे टोटल टाइम कितना लगेगा, तो वो 4t के इक्वल होगा। तो मुझे सिर्फ t निकालना है, किस वेलोसिटी से यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे कितना ऑफ टाइम लगा। तो मुझे पॉइंट ऑफ फर्स्ट से ई पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में गिवन है कितना है, a है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ जो अप्लाई हो रहा है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन कितना है, तो बॉडी का फोर्स गिवन है और मास m है, और एक्सेलरेशन ऑफ a फाइंड करने के लिए f अपॉन ऑफ m है। तो एक्सेलरेशन आपके पास हो गया f अपॉन m, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ a हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मुझे सिर्फ टाइम फाइंड करना है। तो हेंस हम इक्वेशन नंबर ऑफ कौन से का यूज करेंगे, मोशन के सेकेंड वाले इक्वेशंस का यूज करेंगे, जहां से हमें ये समझ में आता है कि s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर होगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में मेंशन है a है, और पॉइंट ऑफ फर्स्ट से सेकंड तक जो एक्सेलरेशन है या फोर्स है, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन से, मतलब बॉडी एक्सेलरेट हो रही होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ फोर्स अपॉन m हो गया, और टाइम की वैल्यू t स्क्वायर हो गया। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि a इज इक्वल टू कितना हो गया, f बाई ऑफ 2m इंटू कितना हो गया, t स्क्वायर हो गया। तो t की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो TMA अपॉन ऑफ f का स्क्वायर रूट होगा। मतलब ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, इसका सी वाला है। तो 25 का ऑफ जो मेरे पास ऑप्शन नंबर ऑफ करेक्ट है, वो कौन सा हमारे पास सी नंबर होगा। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये चीज नहीं होगी, इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल में 1 से लेके ई तक पहुंचने का टाइम है, और टाइम पीरियड जो होगा वो 4t होगा। यहाँ से ये गया, फिर यह इसी टाइम पे यहाँ पहुंचेगा, फिर इसी टाइम पे यहाँ लौटेगा, फिर यहीं पर लौटेगा। तो जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स ऑफ टी होगी, मतलब 4 स्क्वायर रूट 2ma अपॉन ऑफ एफ। तो आपको एक चीज नोटिस करना है कि ऑप्शन में मैच करने से पहले एक बार पूरी कंडीशंस को आप फुलफिल कर लो, नहीं तो हो सकता है किसी न किसी ऑप्शंस पे आपको एक आपका जो आंसर हाफ पे आया है वो किसी न किसी पॉइंट पे मिलेगा, तो इसका फिर गड़बड़ होगा। आधा सही होते हुए भी, सब कॉन्सेप्ट लगाते हुए भी हमारा आंसर रॉन्ग पहुंच जाता है। इसलिए क्वेश्चंस के एक सेकेंड ऑफ लगते हैं, ज्यादा 3 सेकेंड लगे। जेई में टाइम होता है, नीट में थोड़ा कम टाइम, तो इतनी अप्रोचेस वो नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर जेई में है तो जेई में आपके पास टाइम है, आप गारंटी है उसे आप एक बार टच करो और देखो कि कुछ छूटा तो नहीं है। सिर्फ ज्यादा 3 ऑफ सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, उससे ज्यादा 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकता। आप देख लिए, आप वापस अपने ऑप्शन को टिक मारो, आप आगे बढ़ो। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसी का कॉमन डाटा क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल। तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना है। तो आपको मालूम था कि अगर मेरे पास वो स्टार्ट कौन सी पोजीशन से कर रहा है, इस पोजीशन से, तो यहाँ से ई तक वेलोसिटी बढ़ी है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इंक्रीज करेगी और लीनियरली इंक्रीज करेगी, एक्सपोनेंशियली ऑफ इंक्रीज नहीं कर रही होगी, क्योंकि फोर्स की वैल्यू ऑलवेज भी कैसा है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का
जो स्लोप होता है वो क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन दिखाता है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लाइन ऑफ ऐसे स्ट्रेट आएगी, मतलब चाहे जो हो जाए ऑप्शन नंबर और सी और डी तो किसी हालत में नहीं हो सकता, और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मेरे पास क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। और आपको मालूम है कि 1 से ई तक बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ ए बस करेक्ट होगा। अब आप देख सकते हो कि पॉइंट ऑफ फर्स्ट से लेके ई तक ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, फिर उसके बाद ये वेलोसिटी ऑफ डिक्रीज हुई है, सेकेंड पॉइंट पे कितना हुआ है, मेरे पास 0 हुआ है, और फिर डायरेक्शन ऑफ चेंज हुई है। फोर्स मेरे पास सेम डायरेक्शन पे है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ अपने आइडियल ऑफ केसेस की डायरेक्शन के कहते हैं अपोजिट है, इधर इस डायरेक्शन में जा रही थी, इधर इस डायरेक्शन वेलोसिटी जा रही है, बॉडी ऑफ मेरे पास इस वाले केसेस में यही होगा, फिर उस वाले पॉइंट से वापस ऑफ जा रही होगी, फिर इस डायरेक्शन पे, और फिर वापस आके यहाँ पे 0। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट है। ये बहुत इजी फॉर्मेट था, इसमें बस एलिमिनेट ऑफ करना था, ठीक है। चलिए इसके बाद ऑफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारे पास, फाइंड द मिनिमम टाइम इट फाइंड मिनिमम टाइम इट विल टेक टू रीच द फ्रॉम x इज इक्वल टू -a/2 से 0 तक। कैसा बोल रहा है कि मेरे पास वो क्वेश्चंस पे मिनिमम कितना टाइम लेगा, -a/2 ये कह रहा है, और ये एम्पलीट्यूड, ये वाले कोऑर्डिनेट को, मीन पोजीशन को 0 कंसीडर किया है, ये डिस्टेंस ऑफ -a है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो मिनिमम कितना टाइम लेगा। तो ये क्वेश्चन का ऑफ फॉर्मेट है। तो आपको वो मिनिमम टाइम कितना लेगा ये चीज आपको देखना है कि इस वाली केसेस में कितना मिनिमम टाइम लेगा। तो आपको ये मालूम है कि सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया है। आप जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चंस पे कैलकुलेट किए हो कि पॉइंट ऑफ फर्स्ट से ई तक पहुँचने में वो कितना टाइम टेकन किया है, तो वो आपको मैं शो कर देता हूँ। वो टाइम ऑफ आपके पास ये था। तो अगर ये फॉर्मेट था तो बस आपके पास वैल्यूएशन ऑफ है, आप वैल्यू पुट करिए, आपके पास आंसर है। तो देखिए आपके पास यहाँ से पॉइंट ऑफ फर्स्ट से ओ तक, मतलब ओरिजिन पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो कितना हमारे पास 2a स्मॉल m अपॉन ऑफ कैपिटल है। अब मुझे ये चीज फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम वो ले रहा होगा, कंज्यूमिंग ऑफ टाइम कितना होगा, ये चीज हमें समझ में आ जाए तो बात ही क्या है। अगर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का टाइम के लिए मुझे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, ना ही फाइनल वेलोसिटी है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम है, तो ऐसा तो कोई ऑफ इक्वेशंस का हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस वाले फॉर्मेट को हालांकि कैसे यूज करूंगा, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया हूँ, तो मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने का टाइम t था, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम मेरे पास t1 था। तो मैं क्या करूँ, t माइनस ऑफ t1 कर दूं तो मुझे -a/2 से 0 तक का मिलेगा। तो आपको ये मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, आपके पास a/2 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट a/2 है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम भी t करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कौन सा हुआ, हाँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी है, f/m है, ठीक, और टाइम की वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर ऑफ हुआ, ठीक है। तो आपको ये दिखना स्टार्ट हुआ कि टी स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअल में कितना है होनी स्टार्ट हुई। तो आप देखो यहाँ से 2 और 2 ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 है, 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, m इंटू ए अपॉन ऑफ एम एफ। तो टी की वैल्यू ऑफ, ये t1 सॉरी ये t1 है, तो t1 की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट एम ए अपॉन ऑफ एफ हो जाएगा। तो -a/2 से o तक पहुंचने में जो टाइम उसे लगेगा, तो t माइनस ऑफ t1 आपको करना है, बस हो गया। तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2am अपॉन ऑफ एफ माइनस ऑफ स्क्वायर रूट एम ए अपॉन ऑफ एफ। और ये इक्वेशंस को जैसे ही आप सोल्व करो तो स्क्वायर रूट एम ए अपॉन एफ को आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो अंदर साइड को कितना बचेगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ 1 बचेगा। यही पॉइंट ऑफ है मेरे पास जो टाइम ले रहा होगा, तो वो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है आपके पास, बी है। तो 27 का जो ऑप्शन नंबर ऑफ करेक्ट वो कौन सा है, बी है, ठीक। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास कितना ग्राम है, 50 ग्राम है, मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ टाइम इज शोन इन फिगर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम t is equal to 2, 4 एंड 6 सेकंड पे कितना कितना फोर्सेस मूव मतलब अप्लाई हो रहा होगा, ये चीज हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब एक्चुअल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या गिवन करता है, एक्सेलरेशन गिवन करता है, v अपॉन टी। ये हमें क्या गिवन करेगा, एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बस हमें फोर्स के लिए क्या करना है, बॉडी का मास तो हमें गिवन है कि 50 ग्राम है, सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आप एक चीज देखो कि 0 से लेके कौन से सेकंड तक, 4 सेकंड तक एक कांस्टेंट ऑफ मेरे पास स्लोप की लाइन मिल रही है, कांस्टेंट स्लोप मिल रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक। 4 सेकंड नहीं है, 4 सेकंड से पहले के कुछ सेकंड पे है, एक टाइम ऑफ मेरे पास गिवन है, यहाँ पर ऑफ वैल्यूएशन इस बीच में गिवन है। अगर कांस्टेंट स्लोप है तो किसी भी पॉइंट की वैल्यू गिवन है तो हर पॉइंट पे सेम ऑफ एक्सेलरेशन देगा। तो जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, कब के टाइम पे, 2 ऑफ सेकंड के टाइम पे, इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन वो एक्चुअल में कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0 से लेके यहाँ तक के फॉर्मेट की है, तो उस हिसाब से जो फोर्स की वैल्यू होगी वो मास इनटू कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड में मास ऑफ कितना हमारे पास 50 ग्राम है, मतलब 50 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितनी हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर से 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 हो जाएगा, मतलब 0.025 न्यूटन हो जाएगा। तो मतलब 2 सेकंड में जो मेरे पास फोर्स की वैल्यू है वो 0.25 न्यूटन होगा। और एक चीज आप देखो कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ती तभी है जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही फोर्स होता है, तो मतलब फोर्स और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शंस कैसी होगी, सेम होगी, ठीक। सेकेंड ऑफ फॉर्मेट में क्या है कि मेरे पास टाइम इज इक्वल टू जब 4 सेकेंड है, कितना सेकेंड है, 4 सेकेंड पे है, तब की केसेस में फोर्स कितना होगा। तो अगर आप देखिए तो 4 ऑफ सेकेंड में वेलोसिटी में जो स्लोप है वो कितना है, 0 है। अगर मेरे पास स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो टाइम इज इक्वल टू 4 में हर एक ऑफ फॉर्मेट में गिवन है 0 0 0 0, मतलब ये चीज कंफर्म है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी सेकेंड ऑफ फॉर्मेट में। थर्ड ऑफ फॉर्मेट में अगर आप देखिए तो थर्ड ऑफ फॉर्मेट में टाइम की वैल्यू कितने सेकंड के लिए बोल रहा है, 6 सेकंड के लिए बोल रहा है। कौन से सेकंड के लिए बोल रहा है, 6 सेकंड पे। तो आपको सेम ऑफ फॉर्मेशंस का यूज करना है, जिस वाले पॉइंट पे वो बोल रहा है वो उस पॉइंट पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्लोप ऑफ फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड कर लेना है, स्लोप फाइंड करना है। तो अब एक्चुअल में आप लोग क्या करते हो कि जब स्लोप फाइंड करना स्टार्ट करोगे 6 सेकंड के लिए, इससे पहले वाले की वैल्यू तो गिवन नहीं है, ये हम एजम्पशंस कर ले रहे हैं कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं इस वाले पोर्शंस की बात करूँ तो इस पॉइंट पे मेरे पास 6 ऑफ सेकंड है, तब की केसेस में वेलोसिटी कितना है, 10 है। मतलब इसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 10 है, और टाइम कितना है, 6 है। और इस पॉइंट पे मेरे पास टाइम कितना है, 8 सॉरी टाइम 8 और वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, चेंजिंग इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका जो स्लोप होगा वो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन गिवन करेगा। तो मेरे पास दो तरह से होता है, या तो मैं v बाई ऑफ टी के चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी कितना हो रहा है, 10 से कहाँ पे पहुंचे, 0 पे, मतलब निगेटिव ऑफ 10 है, और टाइम की वैल्यू 6 से 8 पहुंचे हो, तो मतलब 2 ऑफ सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन ऑफ कैसा है, माइनस है। माइनस सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी के डायरेक्शंस के कैसे है, अपोजिट है। तो मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन है, मतलब फोर्स की वैल्यू ऑफ भी वेलोसिटी के कैसी होगी, अपोजिट होगी, ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू फाइंड करूँ तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है 50 ग्राम है, मतलब 50 इंटू 10⁻³ और एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास -5। तो ये भी ये बताएगा कि ये सेम टू सेम जैसा पहले वाले में आया था उसी तरह से है, बट इसमें फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इसमें फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मेरे पास कैसा है 0.25 न्यूटन अलोंग द मोशन और 0.25 अपोजिट टू द मोशंस। ऑप्शन नंबर ऑफ ए बस में मैच कर रहा है। बाकी सारे फॉर्मेट में आप देखिए ये आपको कैसा बता रहा है, गलत बता रहा है। ये अलोंग ऑफ मोशन तो है ही नहीं। आपको ये मालूम है कि स्लोप ऑफ निगेटिव है, स्लोप ऑफ निगेटिव है मतलब वेलोसिटी ऑफ कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप एकदम कंफर्म रहो कि मेरे पास इक्वेशंस पे देखते ही दो ऑप्शंस आपके पास एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में आपको सिर्फ देखना बस था और सीधे सॉल्व होता था। अगर सी वाले को आप देखें तो इसमें क्या बोला है 0.25 अपोजिट द मोशन। नहीं भाई, पहले वाले फॉर्मेट में आप देखिए वेलोसिटी ऑफ मेरे पास स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस वाले भी फॉर्मेट में मेरे पास नहीं हो सकता और ये वाले में भी नहीं हो सकता। बस आपको ऑप्शंस देखना चाहिए। तो मैं तो जबरदस्ती आपको वैल्यू दिखाने के लिए ओके हूँ, क्योंकि सभी में वैल्यू सेम थी, सिर्फ डायरेक्शन की बात किया था। तो आप ग्राफ को भी देख के सॉल्व कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। आपको जैसे ये दिखता कि इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इंक्रीज हो रही है, और ये आपको तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब इस वाले में एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, और इसमें वेलोसिटी और फोर्स की और एक्सेलरेशन तीनों की डायरेक्शन सेम है। इसमें हमारे पास कैसा है, अपोजिट है, वेलोसिटी और फोर्स फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 ब्लॉक्स है। कितने ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स है। तो अगर इस वाले की बात की जाए, इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 ब्लॉक्स आर इन कॉन्टेक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल पे कैसे हैं, कॉन्टेक्ट में हैं। ठीक है, हैज अ मास स्मॉल m एंड द अदर ऑफ 2m। ठीक है, ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन 2m। एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 2m में एज शोन इन फिगर। अच्छा, पहला क्वेश्चन फिगर ये है। ठीक है, एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है 2m में ऑन द फिगर। अब नाउ द सेम फोर्स F इज अप्लाइड फ्रॉम द राइट ऑन स्मॉल m। अब सेम ऑफ फोर्सेस किस पे, स्मॉल f m में अप्लाई हो रहा है। इन टू केसेस द रिस्पेक्टिवली द रेशियो फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल बी। तो ये दोनों ही केसेस में दोनों कांटेक्ट के बीच में कितना ऑफ फोर्सेस लगेगा ये कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शंस को कैलकुलेट कराना चाहता है। ठीक है, दो कंडीशन है। तो सबसे फर्स्ट वाली ऑफ कंडीशंस के हिसाब से देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। ऐसा है, पता चला आप रेशियो ऑफ अलग ले लें, दोनों के कांटेक्ट ऑफ फोर्सेस का रेशियो बोल रहा है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि पहला फिगर है, ये कौन सा फिगर है, दूसरा फिगर है ना। तो अगर पहले फिगर में हम चलें तो पहले फिगर में ये कितना है हमारे पास 2m है, और दूसरे फिगर में हमारे पास कौन सा है, m है। इस पे फोर्स हम कितना अप्लाई किए हैं, F। एक्चुअल में दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन टोटल मास। तो F टोटल मास कितना हो गया 3m। अब देखिए ये इस वाले पे अगर फोर्स ऑफ ऐसे अप्लाई हो रहा है तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे अप्लाई करेगा, और सिमिलर ऑफ ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे अप्लाई करेगा। तो इस वाले ऑफ वाले एफबीडी से अगर मैं चला तो इससे मुझे ये समझ में आया कि समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू इसका मास इनटू इसके एक्सेलरेशन के कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन, मास ऑफ स्मॉल m है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आई है F/3m। स्मॉल m है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई F/3। ये पहले वाले डायग्राम में है, तो इसको मैं पहला वाला लिखता हूँ और फर्स्ट ऑफ लिखता हूँ। दूसरे वाले फॉर्मेट में कैसा है कि ये 2m है और इसके बाजू वाला ऑफ कौन सा, स्मॉल m है। फोर्स किस में अप्लाई हो रहा है, इसमें हो रहा है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेम होगा क्योंकि मेरे पास फोर्स अपॉन ऑफ मास कितना है 3m है। इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब फोर्स अप्लाई हुआ,
ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे, और सिमिलर इक्वल और अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन ये इस पे अप्लाई करेगा N2। तो मैं इसकी FBD से देखूं कि FBD से N2 की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में 2m इंटू कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू आपके पास कितना हुआ 2m, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई फोर्स अपॉन 3m। ये और ये कैंसिल, तो N2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2F/3 हो गया। ठीक, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिस्पेक्टिवली द रेशियो फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स, मतलब टू ब्लॉक्स के बीच के जो मेरे पास कांटेक्ट ऑफ फोर्सेस है उनके बीच का रेशियो चाहिए। तो अब सिंपल सा फॉर्मेट है, ये पहले वाला डायग्राम कंसीडर रिस्पेक्टिवली बोला, मतलब जिससे वो पहले कहा है उसे पहले, और जिसको बाद में कहा है उसको रेशियो को बाद में लेना है। तो N1 अपॉन ऑफ N2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो F/3 हुआ, और ये कितना हुआ 2F/3 हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर से कहूँ तो मेरे पास ये दिखा F से F कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, लास्ट ऑफ रेशियो बचा 1/2। ऑप्शन नंबर ऑफ बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो 29 का एक ही ऑप्शन करेक्ट, वो कौन सा है, बी है। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, 30 नंबर ऑफ वाले में देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, a contact force F is applied in horizontal direction as shown in figure। ठीक है, फोर्स अप्लाई हो गया। Contact force between capital M and small m इज n। तो ये दोनों के बीच में कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में जो कांटेक्ट ऑफ फोर्सेस है उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n है। एंड बिटवीन O M एंड M डैश के बीच का कितना है, n डैश है। तो मुझे ये बताना है कि किसके बीच में नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ ज्यादा होगा या किसके बीच में नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ की वैल्यू कम होगी। तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर से कैसा जैसे अभी तक हम देखते आए हैं बस उसी तरह से कैपिटल M है। अब आपके पास क्वेश्चन में भी मेंशन है कि m डैश की वैल्यू ज्यादा है कैपिटल ऑफ m से। ठीक है, तो बस एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो एक्सेलरेशन अपॉन फोर्स अपॉन टोटल मास होता है, मतलब m प्लस ऑफ स्मॉल m प्लस ऑफ कितना होता है, m डैश होता है। एक फोर्स ऑफ F अप्लाई हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ a हुआ, ये स्मॉल वाला ऑफ इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है वो n बोल रहा है। ठीक है, सिमिलर ऑफ इस पे भी n हुआ, और इस वाले पे ये स्मॉल ऑफ m है, और इसी तरह से ये कैपिटल M डैश जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है वो n डैश है। अब ये भी इस पे अप्लाई कर रहा होगा n डैश, और इसका मास ऑफ है m डैश। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट है, और इसका एक्सेलरेशन ऑफ a है, इसका भी एक्सेलरेशन ऑफ a है, तीनों सेम एक्सेलरेट होगा क्योंकि कनेक्टेड बॉडी है, फोर्स ऑफ अप्लाई है। अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि यहाँ पे जो n डैश की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, m डैश इंटू कौन सा हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट हुआ। अगर मैं ये इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड से देखूं तो सेकंड वाले इक्वेशंस की बात करूं तो सेकंड वाले इक्वेशन में इस वाले को अगर मैं देखा तो यहाँ पे मेरे पास बॉडी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव। n माइनस ऑफ n डैश इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना हो गया, स्मॉल m इंटू a हो गया। ये n माइनस ऑफ मेरे पास ये कितना हुआ m इंटू a, और n डैश की वैल्यू कितनी हो गई है, m डैश इंटू ऑफ a हो गया है। तो आप ये चीज देखिए कि n की वैल्यू में नॉर्मल रिएक्शन ऑफ n में मेरे पास इसका मास, स्मॉल वाले का मास इंटू एक्सेलरेशन तो है ही है, साथ में उसके बाजू वाले की भी वैल्यूएशन ऑफ कैसी है, ऐड है। मतलब मेरे पास n की वैल्यू ओ किससे ग्रेटर देन है, n डैश में, क्योंकि n तब मिल रहा है जब n डैश में मैं कितना ऐड कर दे रहा हूँ, स्मॉल m इंटू ए को ऐड कर रहा हूँ तब मिल रहा है। मतलब मुझे ये चीज समझने की जरूरत है कि n की वैल्यू ऑफ किससे ग्रेटर देन है, n डैश से ग्रेटर देन है। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, इसका बी वाला ऑफ करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।